नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई मनपा चुनाव, महायुति का सीट बंटवारा फाइनल। बीजेपी 137, शिवसेना 90 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लखनऊ में एस्ट्रो भारत एआई कार्यालय का भव्य उद्घाटन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया शुभारंभ। अमीरगढ़ चेक पोस्ट पर 31 को लेकर सख्त चेकिंग, शराब और ड्रग्स की तस्करी को रोकने की कार्रवाई, ड्रिंक एंड ड्राइव पर निगरानी। पटना में सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती समारोह, उप मुख्यमंत्री और कई गणमान्य लोग होंगे शामिल। बेतिया में 2 मंजिला मकान में भीषण आग, जनता सिनेमा चौक पर मची अफरा तफरी, रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर महायुति नेताओं के द्वारा रात एक अहम बैठक मुंबई में संपन्न हुई। बैठक में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम, शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल सेवावले समेत दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक के बाद मनपा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। बैठक के बाद अमित साटम ने साफ किया कि मनपा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला पूरी तरह फाइनल हो चुका है और तय फार्मूले के तहत बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना के खाते में 90 सीट जाएंगी। दोनों दल अपने अपने कोटे से सहयोगी दलों को भी सीट देने पर सहमत हुए हैं। महायुति नेताओं का कहना है कि यह सीट बंटवारा जमीनी ताकत और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर तय किया गया है। उम्मीदवारों की सूची पर भी अंतिम दौर की चर्चा पूरी हो चुकी है और आज उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटे जाएंगे। महायुति ने मनपा चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बताते हुए एकजुट होकर मैदान में उतरने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रिपाई की महायुति की चर्चा ये पूर्ण हो चुकी है। इसके पहले 207 सीटों पर हमारा एकमत हो चुका था। अब पूरे 227 सीटों की चर्चा पूर्ण होकर भारतीय जनता पार्टी 137 सीटें और शिवसेना 90 सीटों के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ेगी। हमारे बाकी सर्व जो घटक पक्ष है वो इसी में शामिल किए जाएंगे और आने वाले समय में हम ज्वाइंट प्रचार करेंगे, ज्वाइंट कैंपेन करेंगे और महायुति का हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराने की दृष्टिकोण से आने वाले समय में हम मुंबईकरों के दरवाजे पर जाएंगे और मुंबईकरों के आशीर्वाद से आने वाले समय में महायुति का महापौर, मुंबईकरों का अपना महापौर ये मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। आरपीआई को संपूर्णतः विश्वास आहे 227 जागेवर महायुतीचे उमेदवार त्या ठिकाणी निवडणूक लढवून 150 पेक्षा जास्त जागा निवडून आणून आम्ही महायुतीचाच महापौर, मराठी महापौर त्या ठिकाणी बसवणार आहोत आणि हा एक आम्ही संकल्प केला आणि तो संकल्प आम्ही पूर्ण करणार आहे। महायुतीचे आमचे जे घटक पक्ष आहेत ते ज्या ज्या पक्षाबरोबर त्यांची युती आहे त्या पक्षांच्या युतीच्या नुसार ते त्या पक्षांनी ती जबाबदारी घेतलेली आहे। आपल्या घटक पक्षाला किती सीट द्यायची त्यानुसार ती जबाबदारी त्या घटक पक्षाच्या युतीवर संपूर्णतः अवलंबून। लखनऊ में एस्ट्रो भारत एआई एवं स्पिरिचुअल ऐप के कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। गोमती नगर के विनम्र खंड में स्थापित इस कार्यालय का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता, संस्थापक टीम और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एस्ट्रो भारत एआई डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अहम कदम है जो तकनीक के माध्यम से ज्योतिषी और आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। उन्होंने युवाओं से स्टार्टअप और नवाचार को अपनाने की अपील की और संस्थापकों ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए ज्योतिषीय परामर्श और आध्यात्मिक मार्गदर्शन एक ही मंच पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही भविष्य में देश और विदेश तक के इसके विस्तार की योजना भी बनाई गई है। श्री गणेशाय हो चुका है, इसीलिए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। एक्चुअल में ये आज हमारा जो एस्ट्रो भारत एआई एप्लीकेशन है उसके जो ऑफिस है उसकी ओपनिंग है आज, और हमारा जो लॉन्चिंग है ये 15 फरवरी 2026 को हमारा दिल्ली में मयूर विहार हॉलिडे इन में होना है, जहां पर देश विदेश से तमाम ऐसी राजनीतिक और समझ लीजिए कला क्षेत्र से भी तमाम हस्तियां आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एस्ट्रो भारत एआई है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एप्लीकेशन है,
क्यों? क्योंकि इसमें हमने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। AI आधारित ज्योतिष प्लेटफॉर्म का एक बड़ा केंद्र यहाँ पर हर्षित जी ने खोला है। मैं हर्षित जी को, प्रदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इससे आम जनमानस को आधुनिक जो ज्योतिष पद्धति है उससे भी जानकारी मिल पाएगी और सनातन व्यवस्था से भी लोग हर्षित जुड़ जी पाएंगे। बीजेपी के नेता है, इसको क्या बीजेपी का माना जाए सर? ये हर्षित जी अपना हमारे मित्र हैं और अपना सब लोग वेंचर करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे क्या सनातन भी जुड़ेगा साथ में? सभी ज्योतिष शास्त्र के सभी विधाएं इससे जुड़ेंगी। धन्यवाद। देखिए, बुलेटिन में अगली खबर अमीरगढ़ से 31 को लेकर बनासकांठा जिले में राजस्थान बॉर्डर स्थित अहम अमीरगढ़ पुलिस चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां SRP जवानों और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में छोटे बड़े सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस का मुख्य फोकस शराब और ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगाने के साथ साथ ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों को रोकना है। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों की जांच भी की जा रही है और नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि नए साल को देखते हुए यह सख्ती कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मेहरबान पुलिस अधीक्षक बनासकांठा के आज्ञा के अनुसार अमीरगढ़ पुलिस स्टेशन के द्वारा अमीरगढ़ चेक पोस्ट पर 31 के अनुसंधान पर 2 व्हील 4 व्हील का गाड़ी का चेकिंग किया जा रहा है और ड्रिंक और ड्राइव के केसेस में ब्रेथ एनालाइजर और बॉडी वर्न कैमरा का उपयोग किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कामगिरी करवाई जा रही है। पटना में प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती समारोह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाने की तैयारियां जोरों पर है। दरोगा राय पथ स्थित फूले स्मारक स्थल पर माली मालाकार कल्याण समिति की बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी सहित कई साहित्यकार, समाजसेवी, शिक्षाविद और गणमान्य लोग शामिल होंगे। पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, छपरा, जहानाबाद और आरा, कैमूर, बक्सर, नालंदा, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, सीतामढ़ी और दरभंगा सहित कई जिलों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। बैठक में माली मालाकार कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज मालाकार समेत अन्य सदस्यों ने तैयारी की समीक्षा की है। 3 जनवरी शनिवार 2026 को दरोगा राय पथ स्थित फूले स्मारक स्थल पर देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी की 195वीं जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं, एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर हम सब आज माली मालाकार कल्याण समिति पटना के लोग यहाँ बैठे हैं। इस समारोह में पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, नालंदा, गया, हाजीपुर, सोनपुर के लोग भी शामिल होंगे, माली समाज के लोग शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार जी, मंत्री रामकृपाल यादव जी, मंत्री प्रमोद कुमार जी, मंत्री अशोक चौधरी जी सहित कई शिक्षाविद, कई समाजसेवी, साहित्यकार और कई माली समाज के पुरोधा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शहर के जनता सिनेमा चौक पर स्थित एक 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। आग लगते ही घर में अफरा तफरी मच गई और घर के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक महिला आग की चपेट में आ गई, जिससे गंभीर रूप से झुलसी हालत में GMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की पहचान 80 वर्षीय गुलाइची देवी जितेंद्र प्रसाद यादव की दादी के रूप में हुई है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पश्चिम बंगाल में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोमवार से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।
आज शाम वे कोलकाता पहुंच जाएंगे और 31 दिसंबर तक वहां रहेंगे। इस दौरान शाह अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के पार्टी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। राज्य समिति के एक सदस्य के मुताबिक गृह मंत्री पार्टी की संगठनात्मक मजबूती की समीक्षा के साथ साथ बीजेपी की राज्य समिति के गठन को लेकर अंतिम सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा वो राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़े संवेदनशील मुद्दों से भी निपटने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की पूरी कैंपेन रणनीति की रूपरेखा भी तैयार करेंगे, खासकर उन मुख्य मुद्दों के बारे में जिन्हें हाईलाइट किया जाना है। हालांकि नए साल के माहौल को देखते हुए अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान किसी भी सार्वजनिक रैली, रोड शो या जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे। फतेहपुर जिले में कथित धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज स्थित चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराए जाने के आरोप में नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में पादरी डेविड ग्लेडिवियन, उसका पुत्र अभिषेक ग्लेडिवियन और कृष्ण गोपाल विश्वास शामिल हैं। आरोप है कि चर्च के अंदर बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं और पुरुषों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के पास वसुंधरा रेजिडेंसी कॉलोनी में सोमवार शाम एक मकान में आग लगने के बाद LPG सिलेंडर फटने से 2 जोरदार धमाके हुए। इस हादसे में 2 पुरुष और एक महिला की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई और सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कमरे के अंदर तीनों के शव झुलसी हालत में मिले, जबकि मदद के लिए पहुंचे एक अन्य व्यक्ति भी झुलस गया, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में आग का कारण गैस सिलेंडर बताया जा रहा है। भारतीय नौसेना का सबसे अनोखा जहाज INSV कैडन्य गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना होने जा रहा है। यह पोत करीब 2 सप्ताह में मस्कट की यात्रा पूरी करेगा, जिसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी बाली के लिए प्रस्थान करेगा। यह वही प्राचीन समुद्री मार्ग है जिससे होकर हजारों साल पहले व्यापार किया जाता था। INSV कौंडिन्य को प्राचीन भारतीय जहाजों से प्रेरणा लेकर पारंपरिक तकनीकों से तैयार किया गया है। इसमें लकड़ी के तख्तों को कीलों की बजाय नारियल के रेशों से बनी रस्सियों से सिला गया है और प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग कर उन्हें जोड़ा गया है। यह जहाज भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास, उत्कृष्ट कारीगरी और आधुनिक नौसैनिक कौशल का एक अद्भुत और अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। भारतीय नौसेना का सबसे अनोखा जहाज INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना होगा। यह जहाज 2 हफ्तों में मस्कट यात्रा पूरी करेगा और उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी बाली के लिए रवाना होगा। यह वही मार्ग है जिससे होकर हजारों साल पहले व्यापार हुआ करता था। तो ये कंसेप्शलाइज 2021 में किया था। उस समय एक अजंता का एक पेंटिंग देखा था, जो वो उस पेंटिंग की स्पेशलिटी ये थी कि उसमें जो बोट थी वो 3 मास की थी, बहुत बड़ी मास की थी। उसको देख के ऐसे लग रहा था कि भारत कई राज्यों से बड़े बड़े ट्रेडिंग कर रही थी। हमारे मर्चेंट्स इतने काबिल थे कि कई चीज़ें कर पा रही थी, कई तरह की ट्रेड्स कर पा रही थी। और हमारे पास हिस्ट्री में भी कहा जाता है कि हम काफ़ी कुछ ट्रेड करते थे। ये जो पिक्चर था उसको पहले मॉडल बनाना था और वो मॉडल बनाने के बाद लकड़ी का जहाज बनाना था। पहली कठिनाई थी नेवल आर्किटेक्ट को कि पिक्चर का जो मॉडल है उसको जहाज के मॉडल बनाना, उस मॉडल से फिर लकड़ी के जहाज बनाने के लिए कारीगर ढूंढना, डिज़ाइन करना और एक काबिल शिपयार्ड को ढूंढना। इसमें काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद जब हमने ये कारीगर आइडेंटिफाई किए, वहाँ से लेकर हमारी स्पीड काफ़ी बढ़ गई। सिर्फ 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में हमने जहाज को लॉन्च किया, नेवी में इंडक्ट किया और जब लॉन्चिंग खत्म होने के बाद हमने हमारी क्रूज सेट कर दी और ट्रेनिंग शुरू कर दिया। ये जहाज में सेल करने से पहले इन्हें कारपेंट्री सिखा गया, रस्सियों का रिगिंग सिखाया गया।
ये सब तैयार करके फिर हमने सेलिंग शुरू किया। तो सेलिंग भी आज के मॉडर्न सेलिंग वेसल्स जो हैं उससे काफ़ी अलग है। ये आज के सेलिंग वेसल्स के सेल्स ट्रायंगुलर शेप होते हैं, इसमें अगर देखो तो स्क्वायर सेल है। इसकी जो टेक्निक है इसको सेल करना और जो मॉडर्न सेलिंग वेसल्स को ट्रेन करना, सेल करना, उसमें काफ़ी अंतर है। सो हमें काफ़ी चीज़ें जो कहते हैं अनलर्न एंड लर्न अगेन, वो करना पड़ा। सो हम कई दिन कई रातें समंदर में सेल किए ट्रेनिंग करने के लिए, और ट्रेनिंग ही नहीं, हम हमारे अपने आप को सिखा रहे थे, क्योंकि ऐसी बोट सेल करने वाले आज कोई जिंदा नहीं है, 1500 साल पुरानी बात है। तो अपने आप को सीखना, अपने आप को प्रिपेयर करना, कुछ प्लान करते थे हम कि इस तरह से हम ट्रेन करेंगे, आज ये कोर्स में जाएंगे, ये टैकिंग करेंगे, ये जैबिंग करेंगे। फिर वहां जाके पता चलता था कि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर अगले दिन आके फिर सेल करते थे, तो ये सब मॉडिफिकेशन करके हमको करना पड़ता था। सर, एक ऐसा जहाज है जहाँ पे कोई जीपीएस नहीं है, कोई मशीन्स नहीं है, और एक ओमान जा रहा है, कितना दिन लगेगा, ये किस प्रकार का पूरा? हमारा अनुमान है कि 14 दिन लगेगा, 14 से 16 दिन का हमारा अनुमान है। पर आपने सही बोला, जीपीएस नहीं है या फिर इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ये सब अनुमान पे होगा। अच्छी हवा मिल गई तो जल्दी पहुंच जाएंगे, हवा की डायरेक्शन बदल गई या हवा कम हो गया तो कुछ और दिन लगेंगे। पर पुराने ज़माने में भी यही होता था कि कुछ प्लान होता था, आगे पीछे करके तकरीबन पहुंच जाते थे। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज रहेगी या किस प्रकार से? ये तो एक हमारे देश को एक दिखाने के लिए है कि ये क्या बोलते हैं, ये हमारी धरोहर है। अब आगे की सेलिंग इसके बाद इसके सक्सेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। सेलर और क्रू मेंबर हैं हमारे बोट में 4 ऑफिसर्स हैं, 13 सेलर्स हैं, और मिस्टर संजीव सन्याल भी हमारे इस एक्सपीडिशन के एक पार्ट हैं। सर, उनको किस प्रकार की इनकी सेवा ली गई थी यहाँ पे, क्या रोल रहा है उनका? तो उन्होंने एक बुक लिखा है, उसमें उनके रिसर्च में ये स्टिच शिप का कंसेप्ट आया, कौंडिन्या का कंसेप्ट आया। तो उस कंसेप्ट को जो सूत्रधार कहते हैं, जो कंसेप्ट को ड्राइंग बोर्ड पे लाते हैं, वो उन्होंने किया। बता दें, आईएनएसवी कौंडिन्य को प्राचीन भारतीय जहाजों से प्रेरणा लेकर पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। इसमें लकड़ी के तख्तों को कीलों की जगह नारियल के रेशों की रस्सियों से सिला गया है, साथ ही प्राकृतिक पदार्थों से जोड़ा गया है। कौंडिन्य पोत में पुराने इतिहास, शानदार कारीगरी और आधुनिक नौसैनिक कौशल का एक अनोखा मेल है। तो जैसे आपने बताया, जैसे आपको आइडिया है इसका, अभी हम इट इज लाइक गोइंग बैक इन टाइम। ये हम पास्ट में जा रहे हैं। ये 2000 साल पुराने जो टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हम मेटल का यूज नहीं करते थे, जिसमें हमने ओनली वुडन प्लैंक्स एंड क्वायर से ये रोप बोट बनाई गई है। एंड क्योंकि हम अभी मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं, तो हमने बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखे हैं, जैसे लाइफ बोट्स रखी हुई हैं, बट देयर इज नो स्टैंड बाय इंजन, सो ओनली हम सेल्स पे जा रहे हैं। सर, किस प्रकार से आपकी भी ट्रेनिंग हुई? ये सेलर बोट है जहाँ पे कोई मशीन नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, और यहाँ से आप सीधा ओमान जा रहे हैं। जी, तो सही बताया आपने। हम काफी प्रिपरेशंस के साथ जा रहे हैं। पहले हमने हार्बर में ट्रेनिंग की इस बोट पे, इस बोट को समझा, क्योंकि ये बोट कैसे बिहेव करेगी, हवा से, टाइड से कैसे बिहेव करेगी, किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको समझा। फिर हमारी हिम्मत बढ़ी, हम थोड़े समुद्र में कुछ हम दिन बाहर सेलिंग करके आए, एंड देन वी हैव डन ओवरनाइट सॉर्टी। ओवरनाइट सॉर्टी मतलब आप 3-4 दिन कंटिन्यूस पानी में थे, तो उससे हमारा बोट अच्छा हैंडल हुआ है। अभी हमारा समझ बोट के बारे में बढ़ गया है, एंड नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि हम ये मस्केट वाला जर्नी कर सकते हैं। ये बोट की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या यहाँ पे सुविधा है? पूरी लकड़ी से बनी है, तो किस तरह से है? तो जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी से हमने बनाई है, तो कंफर्ट लेवल नहीं है इस बोट में। जैसे हम बोट के बारे में सोचते हैं कि लग्जरी होगा, तो लग्जरी नहीं है। हमारा बेसिक आप रहने सहने का भी देखेंगे, तो बेसिक बहुत ही स्लीपिंग बैग्स लेके हम जा रहे हैं, जिसको हम यूज करेंगे सोने के लिए। खाना बनाने के लिए भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेसिक जो है खाने बनाने की टेक्नोलॉजी है। अब सो एंड देयर इज नो फ्रिज ऑन द शिप, सो इफ यू नो, तो आपका फ्रेश राशंस 3-4 दिन के बाद खराब हो जाएगा। तो
ओमान पहुँचते करीब 2 हफ्ते लग जाएंगे। जी। किस प्रकार की आपकी पूरी तैयारी? हाँ, तो सबसे पहले हमने पूरा पैसेज प्लान किया है। यहाँ से 650 माइल दूर है मस्कट, तो हम सोच रहे हैं 15 से 20 दिन लगेंगे। तो हमारी प्लानिंग इसी हिसाब से, क्योंकि विंड्स हमारी फेवरेबल हैं मस्कट जाने के लिए, एंड हमने चार्ट पे स्टडी किया है कि करंट्स भी फेवरेबल हैं, सो दैट शुड हेल्प अस। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।